मैं वापस ब्रेक रूम में आ गया। नैनी भी अब तक वहाँ थी। कागज़ की प्यालियाँ मेज़ पर रखी हुई थी और काफ़ी ठंडी होकर स्याह हो चुकी थी। मैंने इन प्यालियों को माइक्रोवेव में रख दिया। कॉफ़ी को उबलने मत देना, नैनी ने कहा। मैंने अभी इसे साफ़ किया है, इसने लम्हा बार तौक़ुफ़ करने के बाद कहा। अगर तुम गर्म कॉफ़ी पीना चाहते हो तो उसे उबलने दो, वो तो वैसे भी मुझे निकालने वाले हैं, फिर मैं क्यों परवाह करूँ। मैं ऐसे कहने ही वाला था कि वह लहजे की तलही की वजह से अपनी मुश्किलात में इजाफा कर रही है, लेकिन खामोश रहा। फिर मैंने ओवन से कॉफ़ी की प्याली निकाली और इसे चखा। गर्म कॉफ़ी से मेरी ज़ुबान जल गई। मैं मेज़ पर बैठते हुए बोला, नैनी मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर। वो मेरे सामने बैठ गई और बोली, अच्छी खबर क्या है। सुराग जानता है कि फ़िलिप तुम्हारे एरिया में हादसाती तौर पर नहीं फिसला। मैं नहीं समझता कि तुम्हें इस वजह से मुलाजमत से बरतरफ किया जाएगा। इसकी आंखों से एक चमक उभरी, शायद तुम पर कत्ल का इल्ज़ाम आयद किया जाए। इसने एक गहरी सांस ली और हला में घूरने लगी। मैं जो कुछ जानता था इसके बारे में से मुख्तसर बता दिया। जॉनसन अगर देख लेता कि मैं इस तफ्तीश से पहले इसके मुश्तबा मुलज़िम की तैयारी करवा रहा हूँ तो शायद इसे पसंद न करता, लेकिन मुझे इसकी परवाह नहीं थी। जॉनसन ने वो चीज़ नहीं सुनी जो लाश देखने के बाद नैनी के हलक से बुलंद हुई, और ना ही इसके चेहरे के तासुरात देखे। बड़ी से बड़ी अवार्ड याफ्ता अदाकारा भी इस तरह के जज्बात का इजहार नहीं कर सकती थी। मैं नहीं जानता कि फ़िलिप को किसने कत्ल किया, लेकिन जिसने नहीं किया इसे ज़रूर जानता था। जब सुराग जॉनसन स्टोर से वापस आया तो इसके चेहरे पर सख्ती थी। मैंने इसे देखते ही अपना कॉस्ट्यूम पहन लिया। इसने मुझे देखा और माथे पर बाल डालते हुए बोला, ये तुम क्या कर रहे हो। जब स्टोर खुलेगा तो मैं आलू बेचूंगा। मैंने कहा, तुम इन्हें कहीं और जाकर बेचो। इसने कहा, यह स्टोर आज नहीं खुलेगा, यहाँ एक जुर्म सरजद हुआ है। इसका मतलब है कि मेडिकल एग्जामिनर मुझसे मुत्तफिक है। एक बार फिर इसने मुझे घूरा और पैर पटकता हुआ पेट्रोल ऑफिसर की तरफ चला गया, जो सबूत की तलाश में स्टोर रूम के चक्कर लगा रहा था। मैं भी लिबास तब्दील करने के लिए अपनी कमरे में चला गया, क्योंकि अगर कॉस्ट्यूम को ज़्यादा देर पहना जाए तो जिस्म में खुजली शुरू हो जाती है। मैंने वहाँ चार्ली को देखा, जो अपने दोस्त और सरप्रस्त फिलिप की याद में खोया हुआ था। वो एक बॉक्स पर बैठा मेले की गाइड बुक पढ़ रहा था। इसके चेहरे पर मायूसी छाई हुई थी। इसने मुझसे कोई बात नहीं की और खामोशी से गाइड के सफ़ात पलटता रहा। मैंने इससे फिलिप की मौत की ताज़ियत की और कहा, मुझे यकीन है कि फिलिप चाहता था कि तुम फिल्मों में काम करते रहो, क्योंकि ये तुम्हारा शौक है। इसने बड़बड़ाते हुए कुछ कहा और बोला, इसे अपने काम पर वापस जाना है। इसके जाने के बाद मैंने गाइड के सफ़ात पलटना शुरू कर दिए और उसी से मुझे मालूम हुआ कि फिलिप की फ़िल्म मोंटोपोलिस की कुछ दूसरी शॉर्ट फिल्मों के साथ दूसरे सुबह मेले में दिखाई जाएगी। इसके साथ मुझे एक सोच परेशान करने लगी। फिर मुझे एक शोर सुनाई दिया और मेरे ख्यालात का सिलसिला मुनक़ता हो गया। मैंने बाहर निकल कर देखा, सुराग जॉनसन नैनी को हाथ कड़ी लगाए स्टोर की बैरूनी दरवाजे की तरफ जा रहा था। जो ही मैंने सर घुमाकर इन्हें देखा, दोनों की नज़रें मुझसे मिली। इन्हें बताओ, नैनी ने चिल्लाते हुए कहा। वो दस्ताना मुझे अपनी जेब में मिला था, इसलिए मैंने इसे फेंक दिया। मैंने जॉनसन की तरफ देखा। हाँ मुझे बताओ, क्या तुमने इसे इस सबूत को ज़ाया करते हुए देखा। इसने अपने हाथ में एक पुराना प्लास्टिक का दस्ताना पहना हुआ था। मैं कसम तो नहीं खा सकता, लेकिन ये वैसा ही दस्ताना था जो मैंने इसे जेब से निकालते हुए फेंकते हुए देखा था। मैंने आहिस्ता से सारी हिलाया। जॉनसन घुर्राया और नैनी कराहने लगी। मैं जानता था खातून तुम बहुत बड़ी मुश्किल में आ गई हो। इन्हें बताओ, नैनी दोबारा कमज़ोर आवाज़ में बोली। जॉनसन तुम जानते हो कि ये दस्ताना कहीं से भी आ सकता है। लेबॉरेटरी टेस्ट से हमें मालूम हो जाएगा, लेकिन ऐसा लगता है कि इस पर इंसानी बाल है। इसका DNA होगा। इससे ये साबित नहीं होता कि नैनी ने ये सब किया है। मैंने कहा, इस औरत को लाश के पास देखा गया है। फिर इसने एक पुराने दस्ताने को छुपाने की कोशिश की जिस पर मकतूल का खून और बाल लगा हुआ था। मैं किसी मकान को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। इसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ कि इससे कत्ल का केस बनाने में मेरी मदद की, और तुम ही मेरे सबसे अहम गवाह हो। अभी यहाँ से बात जाना, मैं वापस आकर तुम्हारा बयान लूँगा। पुलिस के जाने के बाद स्टोर के मुलाजमीन भी अपनी अपनी जगहों पर वापस चले गए। कोई नहीं जानता था कि इसे क्या करना है। अभी तक कई मुकाम मैनेजर नहीं पहुंचा था। फिलिप मुर्दा आने में और नैनी जेल जा रही थी। बाकी लोग अपने काम में मसरूफ़ हो गए। रिचर्ड पनीर के डब्बे दोबारा तरतीब से रख रहा था और चार्ली ने गोश्त के पार्चे बनाना शुरू कर दिए। ताम का लड़का बेकरी वाले से आहिस्ता आहिस्ता बातें कर रहा था। जब मैं उनके करीब पहुंचा तो दोनों खामोश हो गए। अब यहाँ का इंचार्ज कौन है, मैंने पूछा। मुझे तवक्को थी कि शायद कायम मुकाम मैनेजर सब लोगों को घर जाने की इजाज़त देते। मेरे दिमाग में मुख्तलिफ ख्यालात आ रहे थे। मैं इनके मुताबिक काम करना चाह रहा था, इसलिए मुझे प्राइवेसी की ज़रूरत थी। बेकरी वाले के अंदर झुकाते हुए कहा, वो तुम भी हो सकते हो। मैंने दूसरे शख्स की तरफ देखा। मेरा ख्याल था कि वो कुछ रहनुमाई करेगा, लेकिन वो भी बेकरी वाले से मुत्तफिक था। दोनों मुझे देख रहे थे। लगता था कि जैसे मैं मैनेजर का नायब बन गया हूँ। हो सकता है कि मैं तुम्हें काम करने के लिए कहूँ, मैंने बेकरी वाले से कहा। इसने दोबारा कहते हुए चुकाए, हमारा काम सुबह में होता है, ता वक्त है कि तुम नए केक का ऑर्डर ना दो, वरना अपना काम खत्म हो चुका है। इसके जवाब मेरी समझ में आ रहा था। मेरा ख्याल था कि मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए। मैं फिलिप के छोटे से दफ्तर में चला गया। वहाँ मुझे एक डाक का लिफाफा मिला। मैंने इस फिल्मी मेले का पास भी निकाल लिया। दफ्तर से निकलकर मैं कस्टमर सर्विस डेस्क पर आया और इंटरकॉम के जरिए तमाम मुलाजमीन को चेकआउट एरिया में आने के लिए कहा। वो सब मेरे गिर्द नीम दायरे की शक्ल में खड़े हो गए। किसी ने भी कायम मुकाम मैनेजर के तौर पर मेरी पोजीशन को जारी नहीं किया। हम सब जानते हैं कि आज यहाँ क्या वाक़या पेश आया है। मैं चाहूँगा कि हम फिलिप और नैनी के लिए 1 मिनट की खामोशी इख्तियार करें। मैंने अपनी बात खत्म की और इन्हें देखने लगा। वो सब सर झुकाए खड़े थे। इनमें से किसी ने ऐसा तासुर नहीं दिया जिससे मालूम होता हो कि मुजरिम कौन है। शुक्रिया, मैंने कहा और इनके झुके हुए साथ सीधे हो गए। मैंने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, तुम सब अपने घरों को चले जाओ, कल कायम मुकाम मैनेजर यहाँ आ जाएगा।
मेरे हाथ में वो लिफाफा और फिल्मी मेले का पास था। मैंने कुछ वक्त फ्लिप के दफ्तर में गुजारा और वहाँ से मुझे मोंटोपोलिस के बगैर एडिटिंग की फुटेज और फिल्मी मेले का पास मिला। मैं कल सुबह ये दोनों चीज़ें लेकर फिल्म मेले के हेडक्वार्टर चला जाऊंगा। आज रात ये दोनों चीज़ें फ्लिप के दफ्तर में ही रहेंगी। एडिटिंग वाले को कहना है कि फ्लिप को खिराज अकीदत पेश करने के लिए इसका एक मुख्तसर ट्रेलर बनाएंगे और फ्लिप के किसी रिश्तेदार को पेश किया जाएगा। मैं समझता हूँ कि इस साल बेहतरीन शॉर्ट फिल्म का अवार्ड भी फ्लिप को मिलेगा और इसके लिए ये एजाज़ होगा। तुम सब लोगों को भी फख्र होना चाहिए कि मेले के मुंतज़मीन ने तुम्हारे साथी को याद रखा। अब तुम लोग घर जाओ और अपने तरीके से इसका शौक बनाओ। इनके जाने के बाद मैंने स्टोर का एक चक्कर लगाया और तमाम फालतू बत्तियां बुझा दी। इसके बाद मैंने डीवीडी की तलाश शुरू कर दी और जल्द ही वो डीवीडी मिल गई जिसकी मुझे ज़रूरत थी। मैंने सुराग हसन जॉनसन को फ़ोन करके पैगाम भेजा और बताया कि मैंने क्या काम किया है। इसके बाद मैं बैरूनी दरवाजे से बाहर आया और वहाँ से चल दिया। मैं स्टोर के अकब में छुपना चाह रहा था क्योंकि इस मकसद के लिए फ्लिप का दफ्तर मुनासिब नहीं था। बाज़ औक़ात हम पेशावर लोगों को अपने वजदान पर भरोसा करना पड़ता है। अगले रोज़ सुबह फ्लिप के दफ्तर पर खड़ा मुस्कुरा रहा था। मेरे हाथ में फेस्टिवल रोस्ट के 2 कप से मैंने उनमें से एक सुराग हसन जॉनसन को दे दिया। इस बार तो वह ना बड़बड़ाया और ना ही गुस्सा किया। मुमकिन है नैनी से पूछगिछ के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचा हो कि वो बेकसूर है। शायद इसने सोचा हो कि अगर वो मुझसे होश मिजाजी से पेश आए तो मैं शहर छोड़कर चला जाऊँ। बहरहाल वजह कुछ भी हो, वो दरवाजे पर खड़ा मुझे सुनता रहा। मेरे पास एक टार्च थी और इसकी मदद से मैंने इसे अपना कारनामा बताया। दफ़ा करो, इसने कहा। इसके चेहरे पर तकलीफदेह असरात थे। उसको ये बात पसंद नहीं आई कि आलू की पब्लिसिटी करने वाला कोई शख्स शौकिया पुलिस का काम करेगा और इसकी पेशा वराना इज्जत मजरूह होती थी और उसे तकलीफ हो रही थी। इसके बावजूद वो सही जवाब हासिल करने के लिए पुरज़्म था। इसे नतीजा चाहिए था, गोगे से वहाँ आना अच्छा नहीं लग रहा था। इसके चेहरे से अंदरूनी तजाद झलक रहा था। लगता है कि हमें मजीद बात करना होगा, इसने कहा। मैं इसे ताम खाने में ले गया लेकिन इसने कॉफ़ी का एक कप लेने पर इत्तफाक किया। शायद इसकी नींद पूरी नहीं हुई थी। अच्छा हुआ कि इस वक्त वो बुचर शॉप में नहीं था। वहाँ किसी किस्म की छुरियाँ और तेज़ औजार थे। चार्ली, सुराग साहब ने कहा तुम ज़ेर हिरासत हो। इसने हम दोनों की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारा ख्याल है कि मैंने नैनी के साथ मिलकर इसे कत्ल किया है? क्या तमाम मुलाजमीन को गिरफ्तार करने वाले हो? नहीं, सिर्फ तुम्हें, जॉनसन ने जवाब दिया। आज तो मैंने नैनी को छोड़ दिया। तुम्हारे पास क्या सबूत है? जॉनसन को फ्लिप के दफ्तर में तुम्हारे 9 नंबर जूते के निशानात मिले हैं। तुम वहाँ फुटेज लेने गए थे। मैंने चार्ली को मुखातिब करते हुए कहा, अब तुम्हें मालूम हो गया होगा कि वहाँ इसकी मेज़ में कोई फुटेज नहीं थी। 9 नंबर के जूते का निशान ये तुमने कैसे हासिल किया? चार्ली हैरत ज़दा नजर आने लगा। मैंने दफ्तर के फर्श पर आटा डाल दिया था ये देखने के लिए कि वहाँ कोई आता है या नहीं। अभी जॉनसन तुम्हारे जूते उतार कर देखेगा तो इसके तलों में आटा लगा हुआ होगा। बारिश की वजह से वो आटा जूतों से चिपक गया है। यहाँ एक और बेकरी है और मैं वहाँ जाता रहता हूँ, लेकिन तुम्हारे जूतों पर जो आटा लगा हुआ है वो बेकरी में इस्तेमाल नहीं होता। ये तो मैं चेक कर चुका हूँ। ये आटा इस बैग में रखा हुआ था जिसे मैंने तकिए के तौर पर इस्तेमाल किया था। चार्ली कुछ नहीं बोला। जॉनसन मुसलसल इसकी निगरानी कर रहा था कि कहीं वो अपना पाँव रगड़ कर जूते के तले को साफ करने की कोशिश न करे। तुम अपने पाँव को हरकत मत दो, वो दाड़ा। मैं ब्रेक रूम में सो रहा था, तुमने इस पर गौर नहीं किया। यानी इस रोज़ जल्दी आ, क्योंकि इसे हर चीज़ तरतीब से रखनी थी। तुमने इस पर भी गौर नहीं किया। हमें वो लाश जल्दी से नजर आ गई और तुम्हें इस टेंडराइजर को छुपाने का मौका नहीं मिला जो गोश्त को नरम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और जिससे तुमने फ्लिप पर हमला किया। मैं बुचर शॉप में काम करता हूँ। चार्ली की आंखों में वहशत थी। मैंने महसूस किया कि फ्लिप के सर का अकबी हिस्सा फर्श से टकराया है। इस पर किसी हथौड़े नुमा चीज़ से हमला किया गया है, जैसा कि टेंडराइजर। अब तक मेडिकल एग्जामिनर इसके सर की तस्वीर ले गया होगा। इसने सुराग हसन की तरफ देखते हुए कहा, यह बुचर शॉप है और हमारे पास गोश्त को नरम करने के लिए टेंडराइजर होता है। मेरे पास गवाह मौजूद है जिसका कहना है कि तुम काम के दौरान कमर्शियल टेंडराइजर इस्तेमाल करते हो। जॉनसन ने कहा। इसका इशारा मेरी जानिब था। मैं गुज़श्ता रात चार्ली को गोश्त के कतले बनाते देख चुका था। मैं तुम्हारे अपार्टमेंट के बाहर बैठा रहा। मैंने कहा, मैंने फ्लिप के दफ्तर में मौजूद फाइल से तुम्हारा पता लगा लिया। तुम गुज़श्ता शब वो हथौड़ा लेकर घर गए थे। तुम्हारे पास इससे जान छुड़ाने का यही मौका था। जैसे ही तुमने इसे फेंका तो मैंने उठा लिया। अब वो जॉनसन की कार की डिग्गी में है। इसकी आंखों में हैरत उतर आई। मैंने मजीद दबाव डालने के लिए कहा, एक फहश डीवीडी भी वहाँ मिली है। मुझे ऐसी ही एक डीवीडी बच्चों के मूवी सेक्शन से मिली। फ्लिप ने कभी तुम्हारी सरपरस्ती नहीं की, अलबत्ता इसने तुम्हारे आइडिया के लिए माली मदद फराहम की थी। मैंने इसकी चेकबुक देखी है। जब तुमने देखा कि वो तुम्हारे काम का क्रेडिट ले रहा है तो तुम्हें गुस्सा आया। फर्स्ट फिल्म का ड्रामा इसे शर्मिंदा करने की घटिया हरकत थी। तुम्हारा ख्याल था कि इसकी वजह से इसकी मुलाजमत खत्म हो जाएगी, लेकिन इसने नैनी पर सारा इल्ज़ाम डाल दिया और उसे वार्निंग मिल गई। उंगलियों के निशानात से मालूम हो जाएगा कि हर बार किसने इसे हाथ लगाया था। इससे कत्ल साबित नहीं होगा। चार्ली ने ऊंची आवाज में कहा। मेरे ख्याल में इसने तुम्हें काम छोड़कर मेले में जाने की इजाज़त नहीं दी। वो नहीं चाहता था कि तुम वहाँ नजर आओ। गुज़श्ता रोज़ तुमने इसे हॉलीवुड बूट पहने देखा था और समझ गए कि वो मेले में जा रहा था ताकि तुम्हारे काम का क्रेडिट ले सके। इस पर तुम्हें गुस्सा आ गया और इस पर तुमने टेंडराइजर से हमला कर दिया और वो वहीं ज़मीन पर गिर पड़ा। मुमकिन है कि तुम्हारा ये मकसद ना हो, लेकिन तुम गुस्से में थे और तुमने ज़ोरदार ज़रब लगाकर इसे मार दिया। अब तुम्हारे लिए मसला हो गया है कि तुम एक डायरेक्टर हो और तुम्हें मालूम है कि किस तरह मंजर बनाया जाता है। तुमने वहाँ थोड़ा सा पानी डाल दिया जिससे इसका गिरना एक हादसा नजर आए। मेरा ख्याल है कि फिल्म की क्लास की खोपड़ी के फ्रैक्चर की मुख्तलिफ इकसाम के बारे में नहीं बताया जाता। इसने गुस्से में अपना सर हिलाते हुए कहा, नहीं, तुम मुझे फांसने की कोशिश कर रहे हो। वो दस्ताना नैनी के पास था। इसने वो सबूत छुपाया था। हम सब वहाँ एक दूसरे से गले मिल रहे थे, इसलिए इस दस्ताने को नैनी की जेब में डालना आसान था। शायद तुम खोपड़ी के फ्रैक्चर के बारे में नहीं जानते,
लेकिन हर कोई डीएनए के बारे में जानता है। तुमने फ्लिप पर हमला करने से पहले हथौड़े का सिरा दाब दिया था, जिससे ये जाहिर होता है कि ये कत्ल अमदन किया गया था। अगर तुम एतराफ़ कर लो तो शायद तुम्हारी सजा में कुछ कमी हो जाए। चार्ली ने सुराग के साथ जॉनसन की तरफ देखा, लेकिन वो कुछ नहीं बोला। अगर वो कुछ कहता तो वो कानूनी कार्रवाई के बारे में होता। मैं महज एक आलू का मॉडल था। मेरे दिमाग में जो आया मैंने कह दिया। तुम इस बारे में गाड़ी में बैठकर सोचना। अब पुलिस स्टेशन जाकर बात करेंगे, जॉनसन ने कहा और चार्ली को हाथ कड़ी लगाकर स्टोर से बाहर ले आया। नैनी जेल से बाहर आ गई। इसने मुझे फूड एम्पोरियम के अकबी कमरे में लेटे हुए देखा। मुझे अभी तक मोटल में कमरा नहीं मिला, चुनांचे इसने अपने घर चलने की दावत दी। हमने रात में फिल्म नहीं देखी, ताहम मैं तफसील नहीं बताऊंगा कि हमने क्या किया, क्योंकि मुझे गप मारने की आदत नहीं।